अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम कहते हैं आपको आज के शो में। मुझे कहते हैं सोहा अफजल, मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुजरी छुट्टी? सर बेहतरीन, 2 वीकेंड और ऊपर से बारिश भी हुई अच्छा, मेरा तो थोड़ी एक ही था, मैं एक दिन तो काम कर रहा था और एक और दिन मेरा ख्याल था सर कि मेरा शायद लॉन्ग काम करना वीकेंड था, पड़े। छुट्टी। लॉन्ग वीकेंड था। हरमीत की तरफ रुख करें जरा, हरमीत साहब ने क्या फरमाया। हरमीत कह रहा था ना उसने अपने गाँव जाना है, तो पता नहीं वहाँ गया या नहीं गया, इससे जरा चल के बात करते हैं। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम रोज़ साहब, सोहा और तमाम नाज़रीन को। रोज़ साहब दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। आजकल ईद का सीज़न है और आपको पता है कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मैं इधर ही था, सैटरडे को मेरी ड्यूटी थी और सैटरडे को आपको पता है कि हमारे कुछ रिपोर्टर जो है वो मसरूफ़ थे, तो उनकी जगह मैंने ड्यूटी दी जलसे में जाके। क्या बात तो है। मैं तो इधर ही था। संडे की सिर्फ रेस्ट ही मैंने किया है, उसके बाद अच्छा, चलो। खिदमत में, आवाम की खिदमत में हाजिर मतलब हूं। आप दोनों का सैटरडे ऑफ नहीं था, मेरा सैटरडे ऑफ था, बट स्टिल आई मीन मंडे ब्लूज। जरा हरमीत से संडे के वो जो सैटरडे के जलसे के हवाले से बात कर लें। दोनों तरह की खबरें आ रही हैं। एक तरफ से तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी बहुत ज़ोरदार जलसा था, इतने अवाम थे जिसकी कोई हद ही नहीं, पब्लिक ही पब्लिक थी। और दूसरे तरफ ऑपोजिशन कह रहे हैं कि जलसा नहीं जलसी थी, थोड़े से लोग थे और वो भी जो ज़्यादातर लोग थे वो 90% खैबर पख्तूनख्वा से लाए गए थे। इस्लामाबाद के लोगों ने या पिंडी के लोगों ने शिरकत नहीं की जिस तरीके से शिरकत होनी चाहिए थी। तो आपका क्या ख्याल है? रोज़ साहब, मैं तो क्योंकि आई विटनेस हूँ इन सारी चीज़ों को। 27 मार्च के उस जलसे में मैं गया था जब खान साहब ने वो रिजीम चेंज के हवाले से ख़त ले रहा था। लेकिन अगर इस जलसे की मैं बात करूँ, ये असल में तो कोशिश ये थी तहरीक इंसाफ की कि रैली पर उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए जो रावलपिंडी से आने वाली थी। लेकिन मैंने बाकायदा, अगर आप मेरे इस पर जाएँ तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने लोगों के किए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद और ये तो थे, क्योंकि जलसा इन्हीं का था। कुछ लोग खुद से जो है वो कराची से, सिंध से, अंदरूनी सिंध से, ये और वो एलीट क्लास के लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिरयानी की प्लेट पे या कुरमे के लिए या 2-2 हज़ार रुपये उनको दे के वो जिस तरह पीपल्स पार्टी में मैंने की है वो कवर, तो वहाँ पे लाया जाता है। उनमें से बेशतर लोग ऐसे थे जो एरोप्लेन के जरिए जो आए थे और वो इस जलसा अटेंड करने के लिए आए थे। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे किए जिसमें ज़्यादा ख़वातीन जिनका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद के एक ऐसी सोसाइटी से है जिसमें ज़्यादा रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की बीवियाँ भी मौजूद थी, उनकी फैमिलीज़ भी मौजूद थी, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है आप देखें कि हर क्लास का जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो शामिल थे। और मैं समझता हूँ कि 27 मार्च का जो जलसा था उसी जितनी रश थी और पंडाल में आपको चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आगे तो रश थी उससे पहले, क्योंकि लोग पहुंच जाते हैं कुर्सियों पर। 10-20 हज़ार के करीब कुर्सियां भी लगाई गई थी। लेकिन ये परेड ग्राउंड अगर आप देखें तो इसके अगर जितने भी आप जाएंगे, क्योंकि एक तो ये है बहुत बड़ा, लेकिन आसपास जो एरिया थी जहां पे जलसे में जगह नहीं थी, तो आसपास रोड्स, फैजाबाद का एरिया, डबल रोड का एरिया, आईजीपी रोड, ये ट्रैफिक जैम थी बिल्कुल। और लोग यहाँ तक पहुंचे थे, यानी जो क्रिकेट स्टेडियम है कितना दूर है वो शकरपड़िया इस परेड ग्राउंड से, वहां तक लोग पैदल जा रहे थे पहुंचने के लिए। तो ये हालात है, इसको जलसी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ऐसा मजमा मैंने जितने भी जलसे कवर किए, तो तहरीक इंसाफ के ये जलसे नए जो रिकॉर्ड है वो कायम करते जा रहे हैं। क्योंकि आपको हैरियत ये होती है कि यहाँ पे 2000 या कुरमा या बिरयानी के लिए कोई नहीं आता है, उनके खान साहब के साथ कोई अजीब सी लगन है जिसकी वजह से वो पहुंच जाते हैं। सर फैन फॉलोइंग तो शुरू से ही बहुत है ना। अगर हम एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ऑपोजिशन की बात करें, तो लोग बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं। सर इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि उनका जलसा इस नौयत का होता है। आपने रिसेंटली कोई क्लिप देखा होगा, आपने भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे क्लिप देखा होगा, वो कुछ एब्सोल्युटली नॉट वाला एक क्लिप था, उसको देख के उनके रिएक्शंस को भी बड़ा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग इंजॉय करते हैं बेसिकली उनके इवेंट को। इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ और थोड़े से दिन रह गए हैं, ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। मरियम ने भी कल जलसा किया, एक बड़ा जलसा किया था उन्होंने भी एक हल्के में, हालांकि हल्के का जलसा था। और अब इस वक्त गर्मा गर्मी पूरी लाहौर में मौजूद है, बाकी हल्कों में चल पड़ी है, मुल्तान में है जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी की कैंपेन चला रहे हैं अपने बेटे की। तो ये अब गहमा गहमी हमें नज़र आएगी अक्सर जगहों के ऊपर। हम चलते हैं आगे, चल के देखते हैं ज़रा आज हमने
क्या करना टॉप है। स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज रन डाउन में बहुत सब कुछ है क्योंकि वीकेंड हमारा काफ़ी मसरूफ था सियासी एतबार से भी और ईद भी है। तो ईद पर कुर्बानी का जानवर आप लोगों ने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा और कहाँ से ख़रीदना चाहिए, इस पर भी आपको हम आज के प्रोग्राम में अपडेट करेंगे। टॉप स्टोरी में टॉप ऑफ द लिस्ट अब आपके इमरान खान का एक ही मिशन है, एटमी प्रोग्राम कमज़ोर करना। ये बयान दिया है ख्वाजा आसिफ ने। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब नया ये बयानिए के तौर पर या फिर स्टेटमेंट के तौर पर किस तरह से डैमेज कर सकता है पीटीआई को। आगे इसके अलावा सर एक बड़ी वायरल हुई हुई है ऑडियो बुशरा बीबी की, वो उसका जिक्र हमने शुरू में करना था, वो हम जरा स्किप कर गए। वो बड़ा पे दर पे कुछ ऑडियोज आ रही हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये कितना देखिए हार्म कर सकता है पीटीआई की साख को। नून लीग का बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी जो है उसके साथ रेड वारंट जारी करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अता तारड़ का बयान है ये, इस हवाले से भी बात करेंगे जी, डिटेल में करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ईद कुर्बा की बात करेंगे। ईद करीब आती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और सर सब्ज मसाला जात जिसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है ईद त्यौहार पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से इस हवाले से बात करेंगे कि महंगाई कितनी ऊपर जा रही है, खासतौर पर मसाला जात की। इसके अलावा सर बच्चों को नहीं बचा सकते हम, बच्चों ने गेमिंग भी करनी है, बच्चों ने स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा लेना है, ऊपर से है इनकी समर वेकेशंस। तो समर वेकेशंस में हम बच्चों को रोक नहीं सकते, तो कैसे वो जो कर रहे हैं गेमिंग उसको प्रोडक्टिवली कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं कि उनको फ़ायदा भी हो। तो पाकिस्तान में गेमिंग के ज़रिए बच्चों की तालीम का जो बेहतरीन तजर्बा किया जा रहा है, पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर है। इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को गुर्बत और भूख के खात्मे के लिए कोशा जो एंटरप्रेन्योर है उससे आपकी मुलाकात कराएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या, एक आइडिया पे किस तरह से एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है और अगर आइडिया क्लिक कर जाए तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा सर उभरते हुए एक नौजवान है, हमेशा सिंगर को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देते हैं, तो अब इंशाल्लाह आपकी मुलाकात एक और उभरते सिंगर से कराएंगे। आगे बढ़ते हैं सर डेली डोज की तरफ। डेली डोज में पहला डोज हम आपको देंगे ग्रीनलैंड से, जहाँ पर उम्र रसीदा अफराद के लिए खेलों का इनेकाद किया गया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो भी उम्र रसीदा लोगों के लिए। उनके बारे में कहा जाता है कि ये खेलों को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते या आपकी बॉडी या आपकी हड्डियाँ अलाउ नहीं करती। लेकिन सर अब ये खेल कौन कौन से हैं ये भी ज़रा इनको बता देते हैं कि कौन कौन से खेल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैंडबॉल है, आइस हॉकी है और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं, फुटबॉल है इवन, और ये सारे लोग जो हैं ये 60 से ऊपर हैं। इसमें रेफरी भी अवामी होते हैं, इसमें किसी को जीतने की बात नहीं होती, मकसद सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना। अच्छा कितना लग रहा है एज्ड लोग जब ये यूनिफॉर्म पहन के और अपनी किसी भी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इफ दे आर वेयरिंग स्पोर्ट्स किट तो वो कितना जवानी की वो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। और रऊफ साहब एक चीज़ बड़ी टफ सी मुझे दिखाई दे रही है, जो आइस हॉकी की आपने बात की, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो घर में बैठे होते हैं, सोचते रहते हैं। कम से कम हम यहाँ पे तो ये होता है ना, हमारे मुल्क में बुजुर्गों के साथ लोग बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। बाहर दुनिया में रऊफ साहब सोहा आपने भी देखा होगा कि वो या तो उनको जो ओल्ड एज होम है उनमें दाखिल करा दिया जाता है या घर में बड़े अकेले बैठे होते हैं। तो ये एक्टिविटी से कम उनका दिल भी बहलेगा, उनकी सोच भी बदलेगी। तो मेरे ख्याल में बड़ी कमाल की चीज़ है भाई। ये जो गेम आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हैंडबॉल है। हैंडबॉल बहुत इसमें भी एक्टिव होना पड़ता है, लेकिन अब यह है कि ये इसके बारे में जैसे उम्र इनकी ज़्यादा है, लोग स्लो हो सकते हैं, उनके जो एक्शन है वो स्लो हो सकते हैं, लेकिन जज्बे के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उस जज्बे की तहसीन की जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस लिहाज से भी है कि अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो 40-50 साल की उम्र के बाद रिक्शे में बैठना भी मुश्किल हो जाता है, आपकी हड्डियाँ एकीज हो जाती हैं। और लेकिन यहाँ पर देखिए वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी टीम को भी बूस्ट अप करने के लिए काफ़ी शाउट कर रहे हैं पब्लिक में बैठ। हमारे यहाँ इस तरह का बात होता है कि वो मास्टर्स जो हैं उनके क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह होते हैं। अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले इसी तरह का एक मैच खेला गया था जिसमें वसीम अकरम ने छोटे स्टार्ट के साथ जो बॉल की इन स्विंगिंग यॉर्कर उससे उन्होंने आउट किया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो भी देख के। इस तरह के मुकाबले और भी होने चाहिए, हमारे यहाँ भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, बाहर निकले खेलें और लोग जो हैं वो भी आए। यहाँ पे तो ग्रीनलैंड वैसे भी एक ऐसा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है
اور فاصلے طے کرنے کے لیے کافی مہنگا سفر کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی اتنی ٹھنڈ میں آپ اتنا سی ایکٹیویٹیز کریں تو اپنے آپ کو وارم رکھنے کے لیے ایسا گڈ انیشیٹو فار آل دیز پیپل. لیکن اچھی بات ہے سر پوری دنیا میں جو معمر ترین شخص ہیں مطلب بوڑھے ہیں 60+, ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اگلی خبر بھی ڈیلی ڈوز کی جناب یہی ہے. 86 سالہ یہ خاتون ہے جو کہ سر دنیا کی اب پہلی عمر رسیدہ ایئر ہوسٹس بن گئی ہیں سر. ایئر ہوسٹس کیا بات ہے, کیسے سرو کرتی ہوں گی نا پورے پلین میں. آپ امیجن کریں ذرا جو میں دیکھ رہی ہوں. لک ایٹ ہر سر, لک ایٹ ہر. وہ گریس اور وہی جس طرح سے ان کا ایک پورا گیٹ اپ ہوتا ہے ود دیئر یونیفارم, ود دیئر آل SOPs, ود دیئر آل جو ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے. اینڈ شی از ویری ایکٹیو سر ود آل دیئر. 1957 میں انہوں نے جوائن کیا تھا ایئر لائن کو, اور اس وقت سے لے کے مسلسل اب تک وہ فضائی میں میزبان کے طور کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور گینیز بک آف جو ریکارڈ ہے اس میں بھی ان کا نام شامل کر لیا گیا ہے. بڑی ان کی بھی ہمت کی داستان ہے, جتنی زیادہ بیان کی جائے اتنی. اور سب ان تصویروں کو دیکھیں یا اس ویڈیو میں دیکھیں تو بڑی تر و تازہ اور اسی جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا, جس طرح جوان ایئر ہوسٹس کام کرتی ہیں, اسی طرح ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کام, وہ جو پیشن ہے اس میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ اور تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا شوق اگر آپ کا ذریعہ معاش بن جائے تو اس سے اچھی کوئی بہترین بات ہوتی نہیں ہے. یہ دراصل ان کا شوق ہے, انہوں نے اس کو پیشے کے طور پر لیا اور اب تک وہ اسے شوق کے طور پر کر رہے ہیں. اور جو پیسنجرز ہیں سر آپ کی ایئر بس میں, وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے, سیلفیز بنا رہے ہیں. ایک رسپیکٹ بھی ہے, ایک ریگارڈ بھی ہے. آل دو یہ اچھا انیشیٹو ہے, تو پلیز 40s کی ایج میں یہ ایکسکیوز مت کریں کہ ہماری باڈی اجازت نہیں دیتی, ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں وہ بیماری ہے, ہمیں یہ بیماری ہے. اگر 60 سال میں وہ ایئر ہوسٹس بن سکتی ہیں تو 40 سال کی عمر میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آل دو آگے بڑھتے ہیں سر, بڑی عجیب سی خبر ہے لیکن آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی, ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. سر میکسیکو کے میئر نے مادہ مگرمچھ, ایک قصبے کے میئر نے, قصبے کے میئر نے مادہ مگرمچھ سے شادی کر لی. How is it possible? حرمیت, how is it possible? میں نے پہلے بھی یہ تصویریں بھی دیکھی ہیں. نہیں ویسے اگر آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں ایک ویڈیو آئی تھی روسا اور سوا, جس میں کتے کے ساتھ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی, تو وہ بھی کافی وائرل ہوئی تھی. اور اب ہم مگرمچھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میئر صاحب. سر یہ پیٹ ہوگا اس کا, مجھے ایسا لگتا ہے پیٹ سے بڑی محبت ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی پیٹ رکھیں آپ, پھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتے آپ, اور پھر آپ کو ہوتا ہے کہ شادی کرنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پبلسٹی ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے سر, ایوریتھنگ از پاسبل ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن ان کا ویسے سنا یہ ہے کہ ان کے قصبے کا یہ پرانی ریت رواج, اگر آپ دیکھیں نا بہت سارے ریت رواج جو ہوتے ہیں بڑے پرانے صدیوں سے چلے آتے ہیں, تو ان کے قصبے میں یہی ایک وہ سمجھا جاتا ہے, ایک لکی مگرمچھ کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد زندگی بڑی آسان سے ہو جاتی ہے. یہ پہلی شادی ہوتی ہے, دوسری شادی لڑکی کی شادی کرتے ہیں. یہ جو ویڈیوز دوسری شادی لڑکی کی شادی کرتے ہیں, یہ حمید نے کہا یہ پبلسٹی ٹرینڈ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم پکچرز اور ویڈیوز آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں سر, اس کو ریچول پہنایا جا رہا ہے, اس کو کراؤن پہنایا جا رہا ہے, اس کو ریچول پہنایا جا رہا ہے, پورا تیار کروا کے دلہن کی طرح سجا کے ان کو لایا گیا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو لوگ شہرت چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, ان کی شادیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں. ہزاروں سال پرانی یہ روایت ہے ان کی, اور وہ روایت پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. ہسپانوی یہ روایت ہے اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے شادی کی ہے. مادہ مگرمچھ کو ان کے بالکل قریب بھی لایا گیا, لیکن اس وقت اس کا منہ کہتے ہیں جبڑے کو پوری طرح سے بند کیا ہوا تھا, باندھا ہوا تھا, یہ نہ چک بڑھ لے, حملہ ہی نہ کر دے. مطلب دلہن حملہ نہ کر دے, اس بات کے ڈر سے اور خوف سے نا اس کو باقاعدہ انتظامات پورے کر کے اس کا منہ باندھا. پتہ چلے دولہا کی ناک غائب ہو گئی ہے تو وہ خطرناک سے اس کو بچانے کے لیے ناک اس کی جو ہے محفوظ کر دی, انہوں نے باندھ دیا اس کو اچھے طریقے سے. آگے کیا جی ہمارے بڑھتے ہیں سر, آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو بتاتے ہیں, ہمیشہ آج کے دن کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں. سر علن فقیر کی آج برسی ہے اور غالباً 22ویں برسی آج جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. سر سندھ کے ایسے فوق العقار جن کو آج بھی کچھ بھی سنیں, ینگسٹرز بھی سنیں یا ہر ایج بریکٹ کے لوگ سنیں تو سر اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں. ہاں میں تو مجھے یاد ہے کہ محمد علی شیخی کے ساتھ انہوں نے ایک گانا گایا تھا جو بہت ہی پاپولر ہوا تھا, اور وہ تھا اللہ اللہ کر بھیا, اللہ ہی سے ڈر بھیا. تو دونوں نے بہت شاندار اللہ اللہ کر بھیا. علن فقیر جو ہیں یہ صوفی سنگر تھے. حضرت شاہ لطیف بھٹائی کے مزار پہ انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہوا ہے. ان کے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈھولچی تھے اور وہ ڈھول بجایا کرتے تھے, بالکل بیچارے ان پڑھ تھے, لیکن انہوں نے گھر چھوڑ کے
शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के मज़ार के ऊपर अपना बसेरा कर लिया और वहाँ पे आने जाने वालों से वो कलाम सुना करते थे और याददाश्त इतनी अच्छी थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का कलाम उन्होंने ज़बानी याद कर लिया। यही कलाम अलन फ़कीर ने बचपन से सुनना शुरू किया और उनके कानों में वो आवाज़ गूंजती रहती थी जो उनके बाप की थी, बाप ने उनकी तरबियत की है। और फिर उसी तरह से जिस तरीके से उन्होंने गाना शुरू किया, अलन फ़कीर के बारे में बेशुमार कहावतें हैं। शोहरत उनकी ऐसी थी फिर कि रुका नहीं कहीं पे भी उनका काफिला जो था शोहरत का। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस और प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आप देखते रहिए मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी, ब्रेक के बाद 3 चीज़ें हमारे सामने हैं जिनके ऊपर इस वक्त जनाब नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे जिसके ऊपर बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। एक तो ये है कि ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दी कि इमरान खान का मिशन ये है कि एटमी प्रोग्राम को कमज़ोर कर दिया जाए। अगर हमारी मईशत कमज़ोर होगी तो वैसे ही हमारे ख़तरे बढ़ जाते हैं। मईशत को कमज़ोर करने में इमरान खान का कितना हाथ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ में जो एक ऑडियो टेप सामने आई है जिसमें बुशरा बीवी हिदायत दे रही हैं सोशल मीडिया के लोगों को, उन हिदायत के हवाले से भी उनसे बात करनी है कि इस ऑडियो टेप के बारे में पीटीआई ने तो साफ कह दिया ये जाली है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये थे वो तरीक़ेकार जिसके तहत बुशरा बीबी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती रही हैं। और तीसरी चीज़, नून लीग का बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने का ऐलान कर दिया है। अता तारर ने ये बात किया। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है कि इमरान खान का एक ही मकसद है कि एटमी प्रोग्राम कमज़ोर हो, ये किस तरीके से मुमकिन है, मतलब किस तरीके से उनका प्लान हो सकता है? इस पर बात नज़ीर साहब की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कोई डिस्टोर्शन, थोड़ी क्लीन कीजिएगा, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे। सर हमें शुरू से, क्योंकि पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो है डॉक्टेड है और एट द सेम प्लेस अगर नून लीग की बात कीजिए तो बाकायदा अताउल्लाह तारर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, शुरू से लेकर अब तक बुशरा बीबी जो एक्स खातून अव्वल है उन्होंने इस तरह से ही पार्टिसिपेट किया है। और अगर स्पेसिफिक ऑडियो की बात करें, वो ऑडियो आपने बहुत जगह सुनी भी होगी। हरमीत, आप उस ऑडियो में कोई 2-3 बातें जो हैं उन्होंने बड़ी क्लियरली जिसका जिक्र किया, फराह का जिक्र किया और इसके अलावा सर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि गद्दारी के साथ हर चीज़ को लिंक करें और हैशटैग को ड्राइव करें। लगाई साहब दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में इस ऑडियो टेप को किस तरह से देखते हैं कि शुरू से लेके अब तक क्या बुशरा बीबी इस तरह से ही पार्टिसिपेट करती रही है पॉलिटिक्स में? पहली बात यह है कि वो जो रऊफ साहब की पहला सवाल था उस पर हम बात कर लेंगे, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि जनाब हमारे इसको एटमी प्रोग्राम को ख़तरा है या इमरान खान साहब उनके लिए ख़तरात पैदा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत संजीदा सूरत हाल है। हमें जो कुछ पेश मंजर में नज़र आ रहा है, पस मंजर उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा ख़राब है और उससे ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। हमारा अब जो हम जो इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के टारगेट पर हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारी बहुत सी सलाहियतों को, वो सलाहियतें हैं या नहीं है, लेकिन उनको हमसे छीनना या हमसे ग्रैब करना चाहती है। हम एक ज़माने में जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी जो सेंट्रल कमांड थी, उसके फ्रंट लाइन स्टेट थे, हम उनके लिए असासा थे, वो हमें इस्तेमाल कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि एक सिस्टम, एक निज़ाम जो मुतबादिल निज़ाम था सरमायादारी का, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डिस्ट्रक्शन हो जाए उसकी, और फिर हम खुल के सब जो फैसले चाहें करें। वो तो हो गया, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया। उस वक्त हम असासा थे, हमारे नखरे बर्दाश्त किए जा रहे थे, हमारे नाज उठाए जा रहे थे। अब हम वो असासे नहीं रहे हैं, अब हम कचरा बन चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि हम अपने आप को उस पोजीशन पर ले जाएं जिस पोजीशन पर हम बहुत पहले हुआ करते थे, और वो हमारी बहुत सी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी ताकत है, उसको वो वो उसको कम करना चाहते हैं, यह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। और इमरान खान नो डाउट एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एक प्लेयर के तौर पर गेम कर रहे हैं। ये जो इन्होंने शोर मचाया था कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, वो दरअसल अमेरिका ही था अमेरिका ही, मगर इसकी
पोस्ट पर था या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट थी या बहुत सारा बहुत ताकतवर जो बैन अवी अशराफिया वो इनके पीछे थी, वो है, और वो बहुत कुछ आपसे छीन लेना चाहते हैं और आपकी बहुत सी चीजों को कम करना चाहते हैं। और इसलिए शराबबंदी करके जो पहला टारगेट बना है उनका, इसलिए उस जगह के, उस इदारे के, उस मकान के लोग जो हैं वो इमरान खान के पीछे आकर खड़े हो गए। वो मौजूदा अगर नहीं है तो साबिक, फिर उसके साबिक, फिर उसके साबिक, फिर उसके साबिक, सारे लाइन बनाकर इमरान खान के पीछे आ गए। उनका ये खदशा है कि पहले हम टारगेट हो रहे हैं। और दूसरी बात जो मोहतरमा बुशरा बीबी के बारे में कही गई है, अब तो ये बात चीज खुल गई है, सारी चीजें सामने आ गई हैं और इसके बारे में तमाम डिटेल सामने आ गई हैं। एक एक चीज सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन तमाम चीजों से। और फराह गोगी के जितने भी कार्रवाइयाँ थी उनके बारे में तो अब पंजाब में तो हर एक को ये बात, इस बात का इल्म है कि उसने क्या किया। एक राज बनाया हुआ था, एक वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी और वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर डिजोरियो को जब भी वो कहती थी वो उसके ऊपर अमल करता था। ये उस्मान गुजार साहब थे, वो तो हमारी डेरा गाजी खान की जो कबायली इलाके की तहसील है उसके नाजिम से ज्यादा की उनकी कभी भी हैसियत नहीं रही थी। वो इतने ही थे, वो कोट छुट्टा के नाजिम नहीं बन सकते थे, वो तौसा के नाजिम नहीं बन सकते थे, वो डेरा गाजी खान तहसील के नाजिम नहीं बन सकते थे। वो कबायली इलाके की एक तहसील के नाजिम थे, उतना ही उनकी इस्तात थी, उतनी ही उनकी काबिलियत थी। उनको ले आए यहाँ पर, यहाँ खातून जो है वो बैठी हुई थी और भी बहुत सा बड़ा एक ग्रुप था जो बैठा हुआ था और ये सारा कुछ कर रहा था। देखें, जब कोई करप्शन करता है या चीजें करते हैं तो उनको यकीन दिलाया जाता है भाई ये करप्शन नहीं है, भाई खान साहब ये मसला ये थोड़ी है, ये करप्शन थोड़ी है, आप इसको करप्शन क्यों समझ रहे हैं भाई, ये नहीं है करप्शन। और इस तरह से करप्शन की आदत डाली जाती है जो खान साहब ने रेहान खान को जो है रवाना कर दिया था। बुशरा बीबी आ गई तो बुशरा बीबी ने तो पूरे पाकिस्तान को इस लपेट में ले लिया। और जिस तरह से पंजाब में फराह गोगी ने किया वो तो सारी चीजें आपके सामने है ना, अब तो खुल गई हैं। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो इसमें अगर जलसे जुलूस की बात करें, परसों जो जलसा हुआ बहुत ही बड़ा जलसा था, मैं भी वहाँ मौजूद था। खान साहब ने दोबारा न्यूट्रल पे काफ़ी तनकीद भी की और कई चीज़ों के हवाले से उन्होंने मुखातिब करके भी उनको कहा। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ ये तनकीद जारी है, दूसरी तरफ इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद ये ऑडियोज़ जो है वो भी रिलीज़ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आने वाले इलेक्शन जो है 17 जुलाई को जो इलेक्शन है इस पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि खान साहब ने पंगा जो है हर तरफ से लिया हुआ है। सर अब राउत साहब से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे नहीं सर, आपसे सवाल किया है सर। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बड़े जलसे पाकिस्तान में जो भी होते हैं उनकी हमें उसकी इस्तात का पता है, उसकी अंदाजा है। मैंने एक 500 आदमी को जलसा किया था, मुझे वो हमेशा 5000 या बल्कि इससे बढ़कर 10,000 का जलसा नजर आता था। इस जलसे में मैक्सिमम बढ़ा चढ़ा कर बात करो 15,000 से ज्यादा आदमी नहीं थे। आप इसको 15 लाख कह सकते हैं, आप इसको 40 सर मैं वैसे मौजूद था माजत के साथ। आप मौजूद थे, लेकिन का तरीकेकार मुझे भी आता है। मैंने देखे हैं, मैंने 20 लाख के मजमे देखे हैं। मैंने लंदन में जब मुजाहरा हो रहा था इराक पर हमले के खिलाफ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाबरे कारमल के आने पर और जहां पर अपना काबुल में एक हुआ था, काबुल की गलियां जी, काबुल की गलियां जो है वो लगाजी साहब का राब्ता में ख्याल में थोड़ा सा काबुल की गलियां जो हैं वो पटी पड़ी थी और इंसानों के सारी सर थे। उसको भी लोगों ने कहा था कि 5 लाख लोग थे। मैं समझता हूँ कि ये अंदाजे जो हम लगाते हैं हजारों के, हजार का हमें अंदाजा नहीं कि हजार कितना होता है। कभी गिन लिया करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने हैं। सही। मुझे 100% अंदाजा है कि मैंने देखे हैं, चूंकि मैंने मजमे देखे हुए हैं, मुझे मालूम है पाकिस्तान में मजमे कभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। मजमे एक मजमा हुआ था, शायद राउत साहब आपको याद हो, जब भुट्टो साहब जेल के बाद पहली बार लाहौर पहुंचे थे और जब एयरपोर्ट पर उतरे थे और जब बेनजीर 1986 में उतरी थी, आपको ये वो भी याद होगा जब आई थी। तो आप इन दो क्राउड्स को कह सकते हैं कि शायद ये लाखों में होंगे। लाखों के जलसे ऐसे नहीं हो जाते हैं जिस तरह से अभी ये कहते हैं कि 40 लाख। जिस दिन वो 40 लाख आदमियों के साथ 25 मई को आना था उन्होंने, वो 5000 आदमी के साथ भी नहीं आ सके थे और आखिरकार दरख्तों को आग लगाकर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है।
आपने देख लिया था, सब कुछ आपके सामने हुआ था। वो सूरत हाल रही नहीं है। खान साहब जो है वो फिजा से, खला में खला से, हवा से जमीन पर आ चुके हैं। वो जहाज से, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते उतरते कंटेनर से भी नीचे आ चुके हैं। अब खान साहब उसी जगह पर हैं। सबसे बड़ा क्राउड जो जमा करना था उन्होंने परेड ग्राउंड में जमा कर लिया, और उसमें भी फैसिलिटेटर बहुत थे जिनके अपने बहुत से मफादात खतरे में हैं। बहुत से लोगों के, बहुत से अफराद के, बहुत से गिरोहों के, बहुत से सर्विसेज के, बहुत से मुलाजमतों के, बहुत से नौकरों के मफादात खतरे में हैं, और उनकी अपनी वजह से खतरे में, हमारी वजह से खतरे में नहीं है, जमहूरियत की वजह से खतरे में नहीं है, उनकी अपनी वजह से खतरे में। इसलिए वो जौक दर जौक उनकी जा रहे हैं उनके जलसों के अंदर, लेकिन ये सब कुछ होगा नहीं। आप महबूब नजर नहीं रहे, आप वो प्यारे नहीं रहे, आप वो फ्रंट लाइन स्टेट नहीं रहे, आप असासा नहीं रहे। हम कचरा हो चुके हैं रऊफ साहब, और कचरे को साफ किया जाता है, झाड़ू दिया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। अच्छा ये फरमाइए कि ये जो बात हो रही है कि रेड वारंट जारी किए जाएंगे, कितना ज़रूरी है फराक होगी कि रेड वारंट जारी करना, उसको वापस लाना, ताकि तहकीकात शफाफ हो? इस मुल्क में किस किस के रेड वारंट जारी नहीं हुए, किस किस आ गया कि आपके रेड वारंट जारी कर रहे हैं, और किस किस के जारी हुए और किस किस के ऐलान करने के बाद नहीं हुए। और अगर किसी के पास कोई असासे हैं, हमारे पास तो सारी डिटेल मौजूद हैं, आपने भी सारी डिटेल शायद देखी होंगी कि किस तरह अफसरों के तबादले के, एक एक अफसर के तबादले के 5-5 करोड़ रुपए लिए जाते थे। एक एक अफसर के तबादले के 3 से लेकर 8 करोड़ 10 करोड़ तक के तबादले लिए जाते थे, और तबादलों का ड्यूरेशन होता था, उस ड्यूरेशन में पैसे कमाने होते थे, सारा धन जमा किया जाता रहा है। अब अगर इसका हिसाब किताब करना है, इंक्वायरी करनी है, तो आपको जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो आप ले आएंगे। और इस तरह से माजी में भी होता रहा है, नहीं करती रही है। किस तरह से PMLN करती रही है पीपल्स पार्टी के साथ, किस तरह से पीपल्स पार्टी ने PMLN के खिलाफ मुकदमात बनाए। अब ये आ गए तो इनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे या इनकी इंक्वायरी होंगी। ये हमने ये सियासत यही सीखी है, इसके अलावा और सियासत सीखी नहीं है। हमने लोगों को डिलीवर करना नहीं सीखा है, हमने आम आदमी के दुख को समझा ही नहीं है, हमने आम आदमी के दुख को दूर करने के बारे में सोचा ही नहीं है। इसलिए हम यही काम करते रहते हैं, जो हमें काम आता है, हमें तो यही काम आता है कि हम मुकदमात बनाते हैं, हम इंक्वायरियां कराते हैं, रेड वारंट जारी करते हैं, इंटरपोल के पास जाते हैं, इंटरपोल से कहते हैं कि जनाब बड़ा बंदा पकड़ कर हमारे सामने पेश करो, हम इस तरह के अहकाम जारी करते हैं। और अगर इतने सारे चार्जेस हों तो फिर और आसान हो जाता है कि जनाब आप रेड वारंट जारी करें और लेकर आ जाएं उनको। और हम बहुत से लोगों को लेकर आए थे, अब हम उसकी तफसील में नहीं जाएं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको हम रेड वारंट करके लेकर आए, दुबई से भी लेकर आए और बहुत सी जगहों से लेकर आए। लगाई साहब, अगर थोड़ा सा पंजाब की सियासत के ऊपर आपकी नज़र हो तो ये फरमाइए, ये जो एक सवाल था हरमीत का कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये इस वक्त जो कैंपेन्स चल रही हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी कैंपेन चला रही है और तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन चला रही है, इन कैंपेन्स के क्या असरात लगते हैं आपको पंजाब की सियासत के ऊपर? क्या तहरीक इंसाफ को खातिर खा सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो 22 को जो अब कहा गया है कि वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा हो, उस पर कोई मौसर रोल अदा कर सके? जी मैं समझता हूं कि अब आप ये समझें कि डायनामिक्स अगर पंजाब के तब्दील हो गए रातों रात तो कोई दूसरी बात होगी। डायनामिक्स वही थे, ये वही डायनामिक्स थे जिसके तहत 2002 में इमरान खान को मियांवाली की एक ही सीट मिली थी। ये वही डायनामिक्स थे जिसमें 2013 के इलेक्शन में इमरान खान को 34 सीटें मिली थी। ये वही डायनामिक्स थे जिसके तहत कौन था साथ में, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अलीम खान और बहुत बड़े और इलेक्टेबल को चुन चुन कर खुसरो बख्तियार, द्रीशक और मजारी, लगारी खुद से उठाकर इनकी जेब में डाले गए थे और इनका था अपनी जेब को भारी करें, फिर भी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सके थे। पंजाब में तो उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो तो जहांगीर तरीन ने मैनेज की थी, मैनेज करके उनकी जेब में डालकर डाली थी। अब बिल्कुल दूसरी सूरत हाल है, एक तो वो ट्रक से, कंटेनर से नीचे जमीन पर आ चुके हैं, एक दूसरी बात यह है कि उनकी जो पार्टी थी वो हिस्सों बखरों में तकसीम हो चुकी है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहुत मेहरबानी नजारी साहब, थैंक यू। हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जिसकी बात हो रही है। और पंजाब की डायनामिक्स, वो कह रहे डायनामिक्स वही हैं। अब अलबत्ता तहरीक इंसाफ के साथ कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं ख्याल में ब्रेक लें, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
back after the break. So we are in the second hour of the show. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے دن کا باقاعدہ آغاز کر لیا ہوگا because it's first working day of the week یعنی منڈے. تو یہ ایک ہی ہفتہ ہے بہت سارے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس. باقی آ جائے گی عید اور پھر عید کی چھٹیاں. لیکن آج کل ہے چھٹیاں یعنی سمر ویکیشنس, اور بچوں کو روکنا بہت مشکل ہے کہ ان کا اسکرین ٹائم کیسے کم کیا جائے. بہت سارے لوگ اور بہت سارے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکرین ٹائم اور گیمنگ بچوں کے لیے اچھی بھی ہے بیکاز آپ کا کوگنیٹو پروسیس جو ہے وہ تیز ہوتا ہے, برین اسٹارمنگ ہوتی ہے اینڈ سو فار. لیکن زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کو خراب بھی کر دیتا ہے. اب اس سے بچا تو سکتے نہیں ہے سر, اب اس کو پروڈکٹیولی کیسے استعمال کرنا ہے یہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بچوں کا اسکرین ٹائم کم نہیں کر سکتے, گیمنگ کم نہیں کر سکتے, تو اسے کس طرح سے بچوں کی تعلیم میں شامل کر کے انہیں فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ سلمان اور ایگزیکٹو ایڈیٹر نارتھ ہیں کر مقابلہ آرگنائزیشن سے, اور امل الہی ہیں کانٹینٹ ایڈیٹر سوشل میڈیا مینیجر, ان کا بھی تعلق کر مقابلہ سے. اچھا ربیہ آپ اسے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی کہ ظاہر ہے گیمنگ میں بچے بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, اتنے زیادہ انوالوڈ ہیں کہ اس سے بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت خراب ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ ایک چیز لے کے آئی ہیں, آپ ایک چیز کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارا زمانہ تھا لوگ فلموں کے ذریعے ایجوکیشن کی بات کرتے تھے اور ون مین ون اسکول تک کا پروجیکٹ کیرالا میں مطلب شروع کیا گیا. آپ گیمنگ کے ذریعے مطلب وہ کر رہی ہیں, تو یہ کس طرح سے آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا اور کس طریقے سے کر رہی ہیں, اور جو بچوں پہ آپ نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا ان پہ کتنا اثر ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں آج انوائٹ کرنے کا, اینڈ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ پاکستان کا جو کر مقابلہ ہے وہ پاکستان کا فرسٹ ڈیجیٹل ایجوکیشنل اور گیمنگ پلیٹ فارم ہے. اور ٹیکنالوجی کا جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی بہت کی رول پلے کرتا ہے ہماری زندگیوں میں, چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں. تو اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ اور بچوں کو گیمنگ اٹریکٹ کرتی ہے, تو ہم لنک کریں اس ایجوکیشن کو اور گیمنگ کو. سو یہ پلیٹ فارم بچوں کی وہ صلاحیتیں ساری, کیونکہ ان کو پڑھائی کی طرف میں بھی آپ نے انگیج کرنا ہے, ایجوکیشن سے بھی تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ٹیکنالوجی کا ہو گیا ہے. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو بہت آپ کو جب کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا گیمنگ سے ریلیٹڈ ہو, وہ بہت فورن ہے یا تو بہت ویسٹرن ہے یا بہت انڈین ہے. سو ہم نے اس کو بہت لوکل ایج اور کلچر اپروپریٹ کیا ہے, اور جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں بچوں کی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ کر مقابلہ کا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا گیا ہے. اور جو اس میں دوسری جو چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو آپ اسکرین ٹائم ان کا ختم نہیں کر سکتے, تو اس کو آپ نے زیادہ پروڈکٹیو بنانا ہے. اور ہمارا تو ٹیگ لائن یہ ہے کہ کھیل کھیل میں پڑھائی, کہ بچوں کی لرننگ بھی ہو رہی ہو اور بچے انجوائے بھی کر رہے ہوں, پوائنٹس ون کر رہے ہوں, گولڈ کوائنٹس لے رہے ہوں اور ہمارے ٹورنامنٹس میں سو پارٹیسپیٹ کریں. ہمارے پاس ایک چیز اور جو ہم ٹیچرز کے حوالے سے کہنا چاہیں گے, کیونکہ اسکولز جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے یہ پائلٹ پروجیکٹس لیے ہیں بہت اچھا فیڈ بیک ان سے آ رہا ہے, بیکاز بچے لرن بھی کر رہے ہیں, بچے انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور ٹیچر جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کہیں بھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کو ہم ریپلیس کریں گے, بٹ ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو اسسٹ کریں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو. اچھا, اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو ٹیچرز ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے پرانا پڑھانے والا وہ بھی تھوڑا سا کمپیریٹیولی چینج ہو جائے گا. ان کو پتا ہوگا کہ بچوں کو آج کی سوچ کے مطابق اور ان کی سوچ کے مطابق کیسے پڑھانا ہے. کانٹینٹ کریٹر کار مقابلہ بھی ہمارے ساتھ ہے. آپ اگر کانٹینٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس کانٹینٹ آلریڈی جو مارکیٹ میں اس وقت ہے, مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں پب جی کا ذکر ضرور کرتی ہوں. اب ایک وائلنس کریٹ کرنے والی ایسی گیم ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ مقابلہ ہوگا تو ریزسٹ کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے, اٹیک بیک کیسے کرنا ہے, یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگ بہت ایکسٹریم پہ بھی گئے ہیں پب جی میں. اگر گیمنگ کی بات کی جائے تو آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے وقت کیا چیز کیپ ان مائنڈ رکھتی ہیں کہ اگر میں یہ کروں گی تو بچے کی نیچر پہ, مزاج پر یہ اثرات مرتب ہوں؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ یہ ایک بات ہے کہ کمپٹیشن تو ہے, لیکن اچھی اسپرٹ میں کرنا, اسے انجوائے کرنا, اور اس طرح سے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا کہ یہ بھی کوئی مزے کی چیز ہے, یہ بھی دس از آلسو مینس ٹو ہیو فن, اور کہ ہم انجوائے کر کے بھی لرن کر سکتے ہیں. اور اسی چیز سے ایکچولی ہم زیادہ لرن کریں گے اگر بچے انجوائے کر رہے ہیں کانٹینٹ. تو کانٹینٹ ہم جتنا سمپل ہو سکتا ہے, جتنے زیادہ لوگوں کو ایکسیسیبل ہو سکتا ہے, ہماری ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اردو, پنجابی, سندھی. مین ہمارا پرائمری کانٹینٹ ابھی انگلش میں ہی ہے بیکاز آف کورس جی, اینڈ سب سے آئی تھنک وہ ایکسیسیبل بھی ہے. ابھی تک ایگزامینیشن سارے بورڈ والے انگلش میں ہی ہوتے ہیں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے انکلوڈ ہو سکیں, جتنا ہم ٹیچرس کو اسسٹ کر سکیں, جتنا بریک ڈاؤن کر سکیں,
امیجری ہم کیسے ریلیٹیبل رکھ سکیں. اچھا ایج بریکٹس کیا کیا ہیں؟ فار ایگزامپل مطلب بہت چھوٹے بچے ہیں تو وہ کوئی بہت ہی انیشیل جیسے کینڈی کرش ٹائپ کی گیمز ہوتی ہیں اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو ہم KG سے لے کے گریڈ 10 تک کیٹر کرتے ہیں اور ہر ایج گروپ اور ہر گریڈ کے مطابق ہر سبجیکٹ کے مطابق تھوڑا سا ڈفرینٹ کانٹینٹ ہوتا ہے. سو آف کورس ینگر بچوں کے لیے ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہم جیسے کوئی اینیمیٹڈ اور السٹریٹڈ اینیمیٹڈ ہیں اور وہ ان کی نا بائٹ سائز ویڈیوز ہیں لائک 2 to 4 منٹس تاکہ وہ ڈیوریشن کم ہو, بچوں کو ایکسائٹ کرے اور بچے اس طرح انگیج ہوں. اور ایک چیز جو اس میں اگین آپ اگر دیکھیں گے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت گیپ آ گیا ہے, ایک بہت پرائیویٹ اسکول اور جو عام اسکولز ہوتے ہیں. سو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اس گیپ کو بھی برج کریں کہ جو فیسلٹیز اور جو ایکسیسیبلٹی ایک پرائیویٹ اسکولز ہائی اینڈ جو ایک سرٹن کلاس کو کیٹر کرتے ہیں وہ جو بچوں کو اویلیبل ہوتا ہے وہ تھوڑے سے کم جو ہوتے ہیں ان کو نہیں اویلیبل ہوتا. سو ہم نے وہ گیپ, کیونکہ یہ جو پورا ہے اٹس ویری ویری افورڈیبل, بہت نامنل چارج ہوتے ہیں. سو ایکسیسیبلٹی اور اس کی ریچ ٹو ایوری ون, بیکاز رائٹ آف ایجوکیشن ہماری کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہے. سو اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے ہر کلاس اور ہر لیول جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. انکلوسیو ہے یہ بہت. ہمارے ساتھ حرمیت موجود ہے, ساتھی ہمارا. جی حرمیت. اچھا میں جی اچھا جس طرح آپ فرما رہی ہیں میڈم کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کو زیادہ سراہا ہوا ہے, پھر آپ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اسی پروجیکٹ کے ذریعے ان کو سپورٹ ملے گا. تو یہاں پہ بات آتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی. کیا گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی کوئی بات چل رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت سارے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں, تو ان کو اگر یہ سہولیات بھی مہیا کی جائیں تو بہت اچھا ہوگا. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے؟ جی بالکل حرمیت, اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ گورنمنٹ اسکولس ہمارے پاس کراچی میں آن بورڈ بھی ہیں. اور ہم نے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگین میں کہہ رہی تھی کہ انکلوسیو ہے, اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا آپ کا بچہ جو ہے جو گورنمنٹ اسکولس میں پڑھتا ہے, سو ان کے لیے بھی اتنی ہی اویلیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی موجود ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم کراچی میں آلریڈی یہ کر رہے ہیں. اور ایک ایجوکیشن پلیٹ فارم اور گیمنگ کو جیسے ہم نے لنک کیا ہے تو ہم ایک منتھلی ٹورنامنٹس بھی کرتے ہیں. ہم نے اسپیلکر کمپٹیشن جو فرسٹ آن لائن اسپیلنگ کمپٹیشن تھا وہ بھی ہم نے کنڈکٹ کیا ہے, ابھی کراچی میں ہوا ہے. لاہور کا فنالے ابھی ہونا ہے, انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے. اور پھر اس کے بعد کوئٹہ, اسلام آباد, حیدرآباد, یہ سب جو سیکنڈ ٹیئر سٹیز ہیں ان پہ بھی ہم جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے بچوں کو بھی وہ اپرچونٹی مل سکے جو مین اسٹریم بڑے شہروں میں بچوں کو ملتی ہیں, وہ چھوٹے ان بچوں کو بھی مل سکیں. اور جو ٹورنامنٹس ہیں وہ منتھلی ہیں. اس میں ہمارا ایک بڑا پرومیننٹ ہے جنا چیلنج جو ہم لوگ کرواتے ہیں. ایک جنا چیلنج ہے, ابھی ہم نے سائی پائی چیلنج کمپلیٹ کیا ہے, سائنس اینڈ میتھمیٹکس. تو یہ نیشن وائڈ ہوتے ہیں اور کوئی بھی سائن اپ کر کے کر سکتا ہے. ڈفرینٹ ٹورنامنٹس کے ڈفرینٹ رولس ہوتے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم نمبر. اور اس میں یہ بہت چیز ہے کہ بچوں کو اٹس ناٹ, جب ٹیچرز بھی ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کوئزز اور ان اسائنمنٹس کے تھرو, تو وہ کوئی انفارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ان کا وہ لرننگ گراف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کہاں ویک ہے, کہاں اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. اور جو چیزیں کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے اس کی ری انفورسمنٹ ہوگی اس پرٹیکولر پروگرام کے تحت. اور ٹورنامنٹس جیسے کہا کہ وہ از اوپن ٹو آل نیشن وائڈ, وہ سب بچے کہیں سے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اگین اس کا مقصد ہے کہ بچوں کو لرننگ کروائی جائے, ناٹ کہ ان کی جو انالیٹیکل ابیلٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے. جیسے MCQs ہوتے ہیں, بچوں کے پاس آپشن آتی ہے, بچہ تھنک کرتا ہے اور سوچتا ہے, وہ انکریکٹ کرے گا, نیکسٹ ٹائم اس کے پاس آپشن آئے گی, ہی ول نو واٹ مسٹیک ہی میڈ. تو وہ سیلف کریکشن اور سیلف لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ود اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح آپ کوئٹہ بہت دور دراز علاقے جو ہیں جو آپ فرما رہی ہے کہ وہاں تک آپ لوگوں کی رسائی ہو رہی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور خاص طور پر جو سرکاری اسکول کے بچے ہیں ان تک بھی یہ رسائی. لیکن یہ بتائیے گا کہ انٹرنیٹ کی سہولیات بہت زیادہ کم ہے ہمارے ملک میں, بہت علاقوں میں انٹرنیٹ تو کیا موبائل کے سگنل بھی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے یا کچھ اور ہوگا طریقہ؟ کیونکہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, سو اس میں آبویسلی انٹرنیٹ اور آپ کے موبائل کو ضرورت ہوگی, لیکن بہت ہی سمپل اسمارٹ فونز, ویری بیسک اسمارٹ فونز, 3G کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ 4G, کوئی فینسی وائی فائی کنیکشن کی ضرورت نہیں, منیمم ڈیٹا پہ. اور ہم اپنا کانٹینٹ ڈیزائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو منیمم ڈیٹا یوز ہوئے.
सो वो बर्डन नहीं होता उस किस्म का बेसिकली ये तो मेरे ख्याल से ऐसा हो गया ना कि हमने इंटरनेट के एक्सेस की बात कर ली और उन इलाकों की बात कर ली जहाँ पर ये फैसिलिटी इस तरह से अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर आपने कहा कि आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा कहाँ वीक है इन गेम्स के थ्रू और कहाँ उसकी एक्सपर्टीज है ताकि उसको यूटिलाइज करके उसको पॉलिश किया जाए, लेकिन एट द सेम प्लेस हमें साथीज़ा को भी सिखाना पड़ेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ जनरेशन गैप। बच्चे जो है वो तो उनको पता है कि ये कैसे गैजेट्स यूज करने हैं, लेकिन हमारे टीचर्स जो हैं अभी तक उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से टेक्निकलिटीज है, कैसे से कैटर करना है। असल में ये कि अगेन इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली है बहुत, और कोविड में थोड़ा सा ये हुआ कि टीचर्स की बाय एंड लार्ज कहीं ट्रेनिंग हो गई कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से, तो बच्चे जितने उनकी एबिलिटी थी टीचर्स की भी बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें उनकी भी डेवलप हुई। और अगेन हमारे पास अवेलेबल जो असाइनमेंट्स हैं उसके पास उसके अलावा डिस्कशन पॉइंट्स भी हैं टीचर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर टीचर्स ने रिवर क्लास में कराया है और उसी की वो असाइनमेंट बच्चों को दे रही है, सो उसके लिए उसके डिस्कशन पॉइंट्स भी हैं कि मैंने क्या चीज़ हाईलाइट करनी है। और हर बच्चे का, क्योंकि हमारा जैसे इन्होंने कहा कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो क्लासेस हैं उन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है, और एज बेसिकली कॉन्सेप्ट सेंट्रिक है, जो ये क्लास स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल आपने रिवर्स पढ़ाया 1 में, किसी ने 3 में, सो वो सब क्लासेस को डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स वो केटर करेगी, वो टीचर डिसाइड करेंगी कि मेरा बच्चा कहाँ फॉल करता है। एक तो हमारे पास जो अवेलेबल कंटेंट है, और उसके अलावा कस्टमाइज हम सॉल्यूशंस भी देते हैं कि अगर किसी स्कूल की ये नीड हो कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर किताब से रिलेटेड हमें चाहिए, तो हम उसको भी उनके लिए डेवलप करते हैं। और इस वक्त जैसे ऑलमोस्ट 17 पब्लिशर्स हैं जिनकी टेक्स्ट बुक स्कूल्स में पढ़ाई जा रही हैं, उसके हमने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके, जिसमें टीचर्स, स्कूल्स, एजुकेशनर सब हैं, उन्होंने 500 टॉपिक्स पे उसको ब्रेक डाउन किया है। सो दैट्स अ ह्यूज लार्ज नंबर, अ लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन इनटू दैट, बहुत ज्यादा काम हुआ है इसके ऊपर। उसके अलावा तो इसमें हम सब कवर कर देते हैं, जितने भी करिकुलम, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो क्विजेज हमारे इस वक्त अवेलेबल हैं, 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन क्विजेज इस वक्त हमारे पास अवेलेबल होते हैं जी। अच्छा, हाउ टू पार्टिसिपेट, जैसे क्वेश्चन मार्क, जो लोग हमें देख रहे हैं, और ऑब्वियसली अम्मा अब्बा को पता है कि बच्चे गेमिंग तो बहुत करते हैं, चलिए भी अब प्रोडक्टिवली इनको इस्तेमाल भी कराते हैं। एक तो आपने स्कूलों को कहा कि स्कूलों को कैटर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए ऑनलाइन आपकी कंपटीशंस की, तो वो कब कब कहाँ कैसे होते हैं, हाउ टू पार्टिसिपेट? वो हम anyone can register as a user on our website. हमारी वेबसाइट पे जाके www.karmukabla.com, और टूर्नामेंट्स हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं जब वो अपकमिंग टूर्नामेंट के कौन सा होगा, कब होगा, कौन सी एजेस, कौन सा सब्जेक्ट, और वो भी हमारी वेबसाइट पे ही अवेलेबल होता है। winning prizes or something? Yes, there are prizes for all our tournaments. Top 3 participation की भी certificates होती हैं. So yes. ये attraction इसको points एक दफा होते फिर हैं। बता देते हैं www.karmukabla.com, और हम फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, हम सब जगह हैं, वी आर एवरीवेयर। डिजिटल है तो हम कैसे हैं कि कैसे ना हो वहाँ मौजूद। अच्छा, देखिए मुकाबले जो होते हैं ये मतलब आप लोग डिविजनल बेसिस करते हैं, कंट्री वाइज करते हैं, या फिर आप लोग इसे किस तरह से कैटेगराइज करते हैं? डिफरेंट थीम होता है। जैसे कि हमारा जो साईपाई वाला था, आई थिंक दिस वाज आवर बिगेस्ट टूर्नामेंट येट, एंड दिस वाज ओपन टू एवरीवन नेशन वाइड। हमारे एफिलिएट स्कूल्स हैं एंड वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो कई टूर्नामेंट्स होते हैं जो हमारे एफिलिएट स्कूल्स के लिए होते हैं, कई टूर्नामेंट्स होते हैं जो किसी भी यूज़र के लिए ओपन होते हैं। तो कोई भी अगर आप जाके रजिस्टर कर लें एज अ कर मुकाबला यूज़र, बहुत सिंपल प्रोसेस है हमारी वेबसाइट पे, फिर आप भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एजेस के लिमिट्स होते हैं यूजुअली, वो भी ऐसा होता है कि कंटेंट ऐसा होता है कि 10 year olds के लिए आसान होगा, वो जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे उससे रेलेवेंट कुछ होगा। अच्छा, और जो साईपाई था, साईपाई जो था वो साइंस और मैथ्स था। सो वो साइंस के लिए भी बच्चों ने किया, और वो अमेजिंग लाइक बहुत वो इंटरेस्टिंग रहा, और बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस हमें सबने दिया, एंड एवरीबडी इज आस्किंग कि नेक्स्ट कब हो रहा है। सो वो मंथली टूर्नामेंट्स लाइंड अप होते हैं, और वो हम स्कूल्स को तो इन्फॉर्म कर ही रहे होते हैं, और थ्रू सोशल मीडिया भी उसकी प्रमोशन हो। और जैसे अमल ने बताया कि प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ईजी। और अगेन आजकल के तो 2 साल का बच्चा भी पूरी गेम को स्वाइप करता है, टच फोन्स, दे नो एवरीथिंग। आप लोग अपने जी सॉरी आप बताइए। मैं कह रही थी कि हमारे पास ट्यूटोरियल्स भी होते हैं कि कैसे कैसे नेविगेट करें हमारी वेबसाइट। जैसे स्पेल कर के लिए हमारे काफ़ी डिटेल ट्यूटोरियल्स होते हैं जी। वर्ड बैंक देते हैं हम, टीचर्स के साथ इन टच रहते हैं।
تو we're very easily accessible اگر کسی کو کوئی مشکل ہو. اچھا آپ کی ایج کیا ہے؟ کنٹینٹ کریٹر بھی بہت چھوٹی سی ہے اس چھوٹی ایج میں. وہ اچھا ہے میرے خیال میں اس لحاظ سے ہے کہ ان کے ذہن کو سمجھتے ہوئے بچوں کے تو مطلب ینگر لارڈ جو ہے وہ آئے وہ اس کو کرے. اور صرف سے نا اس سارے سینیریو سے اور ساری ڈسکشن سے ایک پوائنٹ یہ بھی نکلا کہ بہت سارے بچے آئی ٹی میں بہت انٹرسٹیڈ ہیں. اگر وہ گیمنگ کرتے ہیں تو پھر انہیں پتا ہوگا گیمنگ ہونی کیسے چاہیے نا, گیمنگ پروگرامنگ اور اس طرح سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس طرف بھی جاتے ہیں کہ گیمز بنانی کیسے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور یوٹیوب چینلز آپ دیکھیں بچوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنے, اور دے آر سیلیبریٹیز ہیں بیکاز اگین وہ گیجٹس کو بہت اچھے طریقے سے, اور اگین اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا شاید جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا وہ اب the world has changed actually. تو ہمیں اپنی لائف کو اور بچوں کی ایجوکیشن کو اور ہر چیز کو اس سے اڈیپٹ کرنا ہے. یہ جتنے گیمز ہیں یہ ساری آپ کی لوکلیاں بنا رہے ہیں یہاں پہ یا باہر سے بھی کسی کی مدد لی ہے؟ نہیں, سب کچھ لوکل ہے, سب کچھ خود ڈیولپ کریں ایچ اینڈ. جیسے کہا کہ وہ کلچر اپروپریٹ ہو, ایج اپروپریٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادروائز ہندوستانی کلچر اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اور جب آپ اردو, کیونکہ اردو ان کا نہیں ہے, اٹس ہندی ہے, وہ ہندی کو بھی اگین اٹس اے ویری, اور جو وہ اردو کہتے ہیں وہ بہت ڈسٹارٹیڈ ورژن ہے اردو کا بیسکلی. سو اردو کا کانٹینٹ جو ہے یا کوئی بھی اگین وہ ہمارے ریلیجیس کلچرل اوور آل جتنی بھی ہماری وہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ویلیوز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ٹو کیپ ان مائنڈ ویلیوز اور نارمز, اور خاص طور پر ہماری زبان یعنی لینگویج کو کیپ ان مائنڈ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. اینڈ یو گائز آر ڈوئنگ ریلی ویل. ربیہ آپ کا بہت شکریہ, بڑے امپورٹنٹ پہلو کے اوپر آپ نے توجہ دی ہے, اور میرے خیال میں یہ فیوچر ہے. اسی فیوچر کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے گا, بچے زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں گے, اور اس جو کر مقابلہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا www.karmuqabla.com, اس کے اوپر آپ جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں. جی بالکل, اور آپ اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں اور گیمز کے تھرو جیت سکتے ہیں اچھے اچھے پرائزز بھی. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. السلام علیکم نواز جی. بریک کے بعد اس وقت اگر دیکھا جائے تو غربت کی چکی میں پسنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ انتہائی پریشان کن خبر ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو, لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے ایک مہمان ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہرمیت کے ساتھ موجود ہیں. سید حسان ان کا نام ہے. کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, کس طرح سے یہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, فوڈ بینکس کہاں کہاں قائم کیے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے اسٹریٹجی انہوں نے کیا اپنائی ہوئی ہے. ہرمیت آپ کی طرف چلتے ہیں, آپ تعارف بھی کروائیے اور پھر ان سے دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. جی سید حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں تو چاہتا ہوں کہ سر انہی سے جانتے ہیں کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے, جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, جہاں جہاں پہ جس طرح روس صاحب نے پہلے ہی سوال کیا کہ فوڈ بینک جو ہے وہ ملک کے کن شہروں میں, اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں, تھوڑے سے پہ آپ. تو ہمارے جس طرح ادارے کا نام جی رسک ہے, sharerisk.com ہماری ویب سائٹ ہے. 5 سال پہلے ہم لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا لمس سے, کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کر یہ ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی جس کو شروع کیا تھا. ہم نے ایک پیج سے شروع کیا تھا جی کہ کھانا کہیں بچ جائے تو وہ ہمیں دے دیں. اس قوم کی دینے کی جتنی بھی ایوری ون وانٹس ٹو گیو ان دس نیشن, یہ ہماری بہت اچھی عادت بھی ہے, ریلیجسلی موٹیویٹڈ بھی ہے, سوشلی موٹیویٹڈ بھی ہے. تو یہاں سے شروع کیا تھا سر, اور آج ہم لوگ 22 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پاکستان کے 4 بڑے شہروں میں ہمارے فوڈ بینکس ہیں. ایک فوڈ بینک چلتا کس طرح ہے, اس کی ڈیٹیل, اس کے اندر ڈفرینٹ جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. سب سے پہلے جس طرح رسک بچاؤ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے. جتنا بھی کھانا بچ جاتا ہے ریسٹورینٹس پہ, شادی ہالز میں, FMCGs اور اسٹورس پہ, وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو سارٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ فیملیز کو جو آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہیں ہم نے اس فوڈ بینک کی ویسینٹی میں, ان کو یہ کھانا پہنچا دیا جاتا ہے. پھر رسک دیگ اور رسک کھلاؤ کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے, ہمارا رچ کلچر ہے جی کھانا کھلانے کا. کوئی پاس ہو گیا تو دیکھ دے دیں, کسی کی شادی ہے تو دیکھ دے دیں, کوئی فوتگی ہے تو دیکھ دے دیں. تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ, ہمارے پورٹل پر جا کر وہ دیگ یا وہ اب جس طرح بڑی عید کے دنوں میں آپ قربانی کا جانور جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ الیکٹرانکلی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, اور ایک سیملیس طریقے سے آپ کو اس کی رپورٹنگ کہ کس فیملی تک ہم نے آپ کی دی ہوئی عطیات اور صدقات پہنچائے ہیں, وہ آپ کو 2 سے 3 دنوں میں مل جاتے ہیں. فائن سر. جی
बहुत अच्छा। और सर स्कूल लंच प्रोग्राम हमारा तीसरा है, जो हमारी इस विसिनिटी में जितने स्कूल्स हैं उनको हम हरमीत भाई अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको लंच प्रोग्राम देते हैं और इससे तकरीबन 37 to 40% अटेंडेंस में इंक्रीज आता है इन स्कूल्स की। जब उन बच्चों को उन स्कूल्स में मील्स मिल रहे हैं तो वो स्कूल से जो छुट्टी का एक रुझान है कि स्कूल से छुट्टी करा के बच्चे को आप काम पे लगाएं या मांगने पे लगाएं, उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेंट पड़ता है हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और बच्चों की अटेंडेंस पे। और ये और फाइनली रिस्क खाना है, एक हेल्थी न्यूट्रिशियस मील आपको 20 से 30 रुपए में, जो हमारी लेबर कम्युनिटी है उनके लिए हमारा ये प्रोडक्ट है। तो इन 4 से 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स से हम एक स्लम में, एक कच्ची आबादी में, एक मुस्तहक इलाके में ब्लैंकेट कवरेज देते हैं फूड सिक्योरिटी की, ताकि जो बेसिक एक नेसेसिटी है इंसान की खाने की वो एड्रेस हो सके और उसके बाद हम फर्दर चीज़ों को आगे डेवलप कर। अच्छा हसन साहब, एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कुर्बानियाँ लोग करते हैं और फिर एक और चीज़ कि उनको पता भी है कि इस मोहल्ले में फला शख्स ने कुर्बानी की है, तब भी जाके ना गोश्त वो बच्चे पकड़ा देते हैं कि हाँ ये हमने कुर्बानी की, तो वहाँ का हिस्सा इधर आ जाता है, इधर का वहाँ से चला जाता है। जो मुस्तहिक, हालांकि कुर्बानी जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि जो मुस्तहिक लोग हैं आपने वहाँ तक पहुँचाना है, जो साहिब हैसियत है उनको नहीं देना है। अब ये चीज़ जो है आप क्या तरीक़ाकार आपका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं देखता हूँ कि वो गोश्त के लिए फिरते रहते हैं, मांगते रहते हैं, कोई लोग भी अपनी तरफ से उनको भेजते रहते हैं, तो आपका क्या तरीक़ाकार होता है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो तरद्दुद है फैमिली को ढूंढने का, जिस फैमिली के साथ आपने अपनी ये खुशियाँ शेयर करनी है, आपने अपना ये गोश्त या कुर्बानी शेयर करनी है, दैट इज़ हाफ ऑफ द एसेंस। जो आधा आपका एसेंस है कुर्बानी का वो ये है। तो हमारे पास क्योंकि फैमिलीज़ हम उन स्लम्स में मौजूद हैं और थ्रू आउट द ईयर मौजूद हैं, तो उन फैमिलीज़ का हमारे पास डेटा होता है कि किस फैमिली को कितनी ज़रूरत है। और ये नहीं है कि हमारा इदारा कह रहा है कि आप इस फैमिली को सपोर्ट करें, हम आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हाउ पुअर दे आर, इसको टेक्निकली या सोशल साइंसेज में हम लोग मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स या पॉवर्टी स्कोर कार्ड कहते हैं। ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कि ये फैमिली कितनी पुअर है और इनकी कितनी ज़रूरत है, इनको किस किस चीज़ की फर्दर आप हेल्प कर सकते हैं। तो उन फैमिलीज़ तक पहुंचना इज़ समथिंग जो हम कर सकते हैं और बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज थ्रू आउट द ईयर हम इन 22 लोकेशंस में, जिनमें लियारी है, जिनमें आपके लाहौर में हमारे को 16 फूड बैंक्स हैं, इस्लामाबाद में 4 फूड बैंक्स हैं, फैसलाबाद में 4 फूड बैंक्स हैं। तो इन सब जो हमारा नेटवर्क ऑफ फूड बैंक्स है, इनके साथ ये फैमिलीज एसोसिएटेड हैं और उन तक आप अगर कुर्बानी रिस्क के साथ करते हैं तो एक जानवर आपको अलॉट किया जाता है, उस जानवर की कुर्बानी करके उस फैमिली को पैकेज साफ सुथरा गोश्त उनके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाता है, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू ना किए बगैर। अच्छा ठीक है, अच्छा, सब ये आपको बताएगा सवाल कि है तो इस आप- सारी सूरत हाल में आपने बताया कि फूड बैंक किस तरह से काम करता है, क्या आपका पाथवे होता है, किस प्रोसेस के तहत आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं या इसके अलावा अगर हम बात करें हस्पतालों की या दारुल अमान की या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर आप दे सकते हैं खाना, तो आपका फूड बैंक इनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन अगेन दी। हमने कोविड-19 के दिनों में 51 डिफरेंट शहरों में 1 लाख फैमिलीज को सपोर्ट किया सर। सो द रिस्क रिलीफ प्रोग्राम इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एम्बिट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। अभी अफगानिस्तान, फॉल ऑफ अफगानिस्तान के बाद हम तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थे पूरी दुनिया में जो काबुल तक पहुंचे और जहाँ पर हमने लोगों के जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हमने खाना पहुंचाया with different organization or collaboration. So yes, relief is a big aspect. Hospitals में different जगह पे हमारे दस्तरखान लगते हैं throughout the year. और जो पिछली regime का एक जो initiative था पनाह का, उनमें से अक्सर पनाह गाँव पे इस्लामाबाद में और लाहौर में खाना हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। सही। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि राशन के हवाले से जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो भी शामिल है, तो राशन किस तरह मुस्तहिक अफराद को राशन किस तरह पहुँचाते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होता है, थोड़ा सा ये भी बताइए। क्योंकि अगेन जैसे कि हम लोग फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई, जो फैमिली हमारे पास रिक्वेस्ट लेके आती है जी मुझे राशन चाहिए, तो उनका एक कंप्लीट 45 क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड एक सर्वे और एक इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कि ये कितने गरीब हैं। अब जो कंडीशन हम लगाते हैं उनको राशन देते हुए कि नंबर 1 वो 1000 रुपया देंगे महीने का। अच्छा। और उनको एक राशन बॉक्स जिसकी वर्थ 8 से 9000 रुपया
جس میں 28 دنوں کا راشن فیملی آف 5 کے لیے اویلیبل ہوتا ہے, آٹا, دال اور یہ ساری چیزیں, آئل اور سارا کچھ. لیکن اس 6 مہینے سے 9 مہینے کے عرصے میں ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی ان کی کاؤنسلنگ, ان کی ٹریننگ ہمارے پارٹنر اداروں سے ان کو ہم لون لے کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں, ان کے گھر میں کوئی ووکیشنل ٹریننگ کی جا سکے, ان کے بچوں کی اسکول کی اٹینڈنس مانیٹر ہوتی ہے ہر مہینے. سو اٹینڈنس بچوں کی اسکول کی اور یہ ساری چیزیں وی میک شیور کہ جو ان کا نومیریکل ویلیو ہے اس پہ غربت کی, اس پہ ہم ایک پازیٹیو ڈینٹ ڈال سکیں, اس کو چینج کر سکیں ان 9 مہینے ان 6 مہینے کے عرصے میں, تاکہ اس فیملی کو کم از کم اس ہینڈ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا خود میسر کر سکیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. تو اس طرح کی 2300 سے 2400 فیملیز ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس انکیوبیٹڈ ہیں, جن میں سے 200 کراچی میں ہیں, اس طرح کچھ لاہور میں ہیں اور کچھ اسلام آباد میں. تو ایک اگین سسٹمک طریقہ کہ آپ نے اس فیملی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو گریجویٹ کرانا ہے غربت سے باہر. دیٹ از ہاؤ ہمارا راشن پروگرام چلتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ہاں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فنڈنگ آپ لوگوں کو ہوتی ہے, مختلف مخیر حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس میں کامیاب ہیں, تو کس طریقے سے فنڈنگ آپ مانگتے ہیں اور کوئی ایڈریس ہے جس پہ آپ کو کانٹیکٹ کیا جا سکے؟ Sir, the address is, the best is our website, sharerisk.com. اور صرف فنڈنگ کی ابھی تک ہمیں مخیر حضرات نے, اداروں نے, انٹرنیشنلی, لوکلی سب نے بہت سپورٹ کیا ان ٹرمز آف ریکگنیشن. آپ لوگوں کی یہ سپورٹ مینز لاٹ ایز ویل. اور سر ٹو ریچ اس از دا بیسٹ از آور ویب سائٹ sharerisk.com. اچھا That's really good. ایک اچھا ہے جو باقاعدہ بتاؤ کہ کس طرح سے اگر آپ لوگوں نے ان تک پہنچنا ہے تو آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں. گڈ انیشیٹو, اپریسیشن فرام آر سائڈ کہ اس طرح کے لوگ غربت کے خاتمے کے لیے یا غریب لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. جی ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. عید کی آمد ہے اور اس کے ساتھ جو لوگوں کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیشہ وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے, ہمیشہ اب ہوتا ہے. آج کل کے حالات میں مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے اور بقرعید کے ساتھ ہی اب دیکھو نا, گوشت اور دمبا تو مہنگا ہو, چارہ مہنگا ہو, چلو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن ساتھ میں یہ جو سبز مسالہ جات ہیں ان کی تعداد, ان کی پرائس میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا. اور ضروری بھی ہے سر, یہ ضروری بھی ہے کھانے کے ٹیبل پہ, اور خاص طور پر بڑی عید میں جو پکوان بنتے ہیں اس میں سب مسالہ جات کا استعمال کمپیریٹیولی عام دنوں میں پیاز ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, ٹماٹر ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, ہری مرچ اور دھنیا. کسی زمانے میں جب بھی آپ سودا لینے جاتے تھے آپ کو گٹھی نہیں فری ملتی تھی, اب وہ بھی گٹھی بھی 20 روپے کی کر دی گئی ہے. اس وقت مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے عزیز شیخ صاحب موجود ہیں مارکیٹ میں, ان سے چل کے بات کرتے ہیں. ادریس السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, سہا بھی ٹھیک ہے اور حمید بھی ٹھیک ہے. یہ ذرا بتائیے یہ طوفان جو مہنگائی کا آیا ہوا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے, شارٹیج ہے یا ویسی پرائس ہائیک ہے؟ سر یہ تو ایک روایت ہے, آپ کے یہ مشاہدے میں ہے, جیسے بھی آپ نے یہ بتایا کہ کسی زمانے میں یہ وہ چیزیں تھیں جن میں ہری مرچ ہے, دھنیا ہے, یہ تمام تر چیزیں ان کے دکاندار پیسے ہی نہیں لیتے تھے. لیکن اور عید الاضحیٰ پر یہ روایت رہی ہے, اور حکومتی محکمے جو کہ ہمیشہ کام کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی مراعات لینے والے تمام تر یہ جو سرکاری افسران ہیں, جو اہلکار ہیں, ان کے علم میں ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل یہ جو مافیا ہے سبزیوں کا, انہوں نے لہسن, پیاز, ادرک, ٹماٹر, دھنیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام سبزیاں ہیں ان کی قیمت بڑھانی ہے. مثلا ایک سبزی کی بات کر لیتے ہیں کریلے, 200 روپے کا آج اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. ایک جو سبزی ہے اس کی قیمت میں سینکڑوں روپے میں اگر اضافہ ہوگا تو کہاں پر ہے لاہور کی ضلع انتظامیہ, لاہور کا ڈپٹی کمشنر کہاں پر ہے, متعلقہ پرائس مجسٹریٹ کہاں پر ہیں؟ اور یہ تمام جو مافیا سبزی منڈیوں کا, یہ جو متعلقہ پرائس مجسٹریٹ ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ایک عام شہری جانتا ہے کہ عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ پیاز 100 روپے سے اوپر جائے گا. تو یہ جو تمام مشینری ہے, حکومتی جو مشینری ہے, جو لاہور کی ضلع انتظامیہ ہے, لاہور کے ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں تمام جو یہاں پر مراعات وصول کرنے والے افسران ہیں, جن کے دفاتر میں اس شدید گرمی میں بھی اے سی چلتے رہتے ہیں چاہے وہ موجود ہوں یا نہ ہوں, ان کے علم میں تھا کہ عید الاضحیٰ سے قبل یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا. اور یہ تمام تر جو اشیاء ہیں, تمام سبزیاں جو ہیں,
सब्जियों के साथ इस्तेमाल होने वाले जो मसाला जाते हैं, इनकी कीमत ज्यादा होगी, इस पर क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? और जब ये कीमत ज्यादा हो गई तब भी हुकूमत कहीं नजर नहीं आती, तब भी ज़िले इंतजामिया नजर नहीं आती। और कई जब शहरियों से हम बात करते हैं, जब मुख्तलिफ अमूर पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जब महंगाई पर बात करते हैं और प्राइस मजिस्ट्रेट के बारे में पूछते हैं हम शहरियों से, वो बड़ी हैरानगी का इजहार करते हैं कि प्राइस मजिस्ट्रेट नाम की भी कोई मखलूक मौजूद होती अच्छा है। इद्रीस, ये बताएगा कि सारी सूरत हाल में ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है, अगर रमज़ान की बात करें तो रमज़ान बाजार लगा देते हैं, बड़ी ईद की बात करें तो सस्ते रमज़ान बाजार लगा देते हैं, ये किस हद तक अवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होते हैं या वहाँ पे प्राइसेस को ज़्यादा फ़र्क नहीं होती? वो लड़ाई करने पर आ जाएगा क्योंकि उसको पता है उसके खिलाफ कार्रवाई किसी मजिस्ट्रेट ने नहीं करनी। तो ये प्राइस मजिस्ट्रेट जो है, और ये 100 से ज्यादा है लाहौर में सर, 100 से ज्यादा हैं, और हर एक जो प्राइस मजिस्ट्रेट है उसका एक इलाका है। लेकिन इसके बारे में अब जो शहरियों की जानिब से इल्जाम आयद किए जाते हैं, हर एक प्राइस मजिस्ट्रेट ने अपने बंदे रखे हुए हैं जो कि ये दुकानों पर जाते हैं और मामला तय करते हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट की वो जो हुजूर हैं उनकी शक्ल ही किसी ने नहीं देखी। और जब बात कर रहे हैं लाहौर की ज़िला इंतजामिया से, उनकी जानिब से ये कहा जाएगा जनाब आज हमने 600 जगह पर छापे मारे, हमने 70 पर्चे दे दिए, 78 बंदे गिरफ्तार कर लिए। लेकिन ये कौन से छापे मारते हैं कि एक भी जो जिन्स है, एक भी जो चीज है, उसकी जो सरकारी लिस्ट है और वो भी गैर कानूनी है, उसमें भी कीमतें गैर जरूरी तौर पर बढ़ाई जाती हैं। लेकिन उस सरकारी लिस्ट के ऊपर तो फरोख्त यकीनी बना नहीं सकती लाहौर की ज़िला इंतजामिया। तो फिर ये किस तरह से बताएंगे कि हम शहरियों को रिलीफ दे रहे हैं? और ये जो मसाला जाते हैं ईद उल अज़हा पर इद्रीस, एक चीज हम देखते हैं इद्रीस, जिस तरह आप मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? और आज जब कीमतें बढ़ गई, कार्रवाई करने वाला भी कोई नहीं है। जी हरमीत। जी अच्छा इद्रीस, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस तरह हम बहुत सारी मार्केट्स में जब हम निकलते हैं तो मजिस्ट्रेट वगैरह जो है वो हमारे साथ होते हैं, लिस्टें भी थमाई जाती हैं, कहीं ना कहीं वक्ती तौर पर चीजें भी संभल जाती हैं, प्राइस जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन थैंक यू। वहां से जो है जरूर शामिल करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा कम है। और दो दुनिया में कहीं भी देखा जाए तो ईद त्योहार पे खास तौर पर प्राइसेस हरमीत कम की बात भी कर दी बिल्कुल जाती ठीक हैं। है कि मतलब मैजिस्ट्रेट निकलता है, आर्जी तौर पे कीमत कम होती है, थोड़ी देर बाद फिर बढ़ा कि वो लगा देते हैं। नहीं मतलब वो उसके मुताबिक अपनी मर्जी के होते हैं, प्राइसेस लिखी नहीं होती, कहीं पे अपने मनमानी कर रहे होते हैं सब लोग। चलिए भी इस सारी सूरत हाल में ईद तो आपने मनानी है, अल्लाह पाक हिदायत दे और अल्लाह पाक आसानियाँ करे हमारे लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।